मुख्य अतिथि जी श्री नितिन गडकरी जी आ गए हैं और हम इनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब मैं मंच पे हमारे अन्य अतिथिगणों को आमंत्रित करती हूँ। पद्मश्री भरत गुप्त जी, ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर जी, लेखक आभास वर्मा जी, लेखक और इतिहासकार श्री उदय मोहरकर जी और गरुड़ प्रकाशन के संस्थापक संक्रांत सानू जी को अभिनंदन है। नमस्ते, आज आप सबका स्वागत है और हम यहाँ आज श्री आभास वर्मा जी की पुस्तक मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के शानदार लॉन्च के लिए एकत्रित हुए हैं। हम इस समारोह की शुरुआत करेंगे दीप प्रज्वलन की सेरेमनी से। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपात्वं देहि कल्याणम् देहि सर्वान् मनोरथान् यावत्सरं समाप्येत। अब गरुड़ प्रकाशन की तरफ से श्री संक्रांत सानू जी कुछ पुस्तकें हमारे अतिथिगणों को भेंट करेंगे। अभी सबसे पहले मैं श्री भरत गुप्त जी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से यहाँ का ट्रस्टी और एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और विशेषकर हमारे परिवहन मंत्री जी का और जितने भी लोग विराजमान हैं इस समय मंच पर उन सब का स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की एक विशेषता है कि वो बहुत प्रकार के जो रचनात्मक कार्य देश में हो रहे हैं, क्रिएटिव थिंग्स दैट आर हैपनिंग, विशेषकर जो कला से या विद्वत्ता से या किसी प्रकार के नए विचार को प्रकट करने में लगे हैं, उसको वो हमेशा सहारा देता है। तो उस नाते हमें बड़ी प्रसन्नता है कि गरुड़ प्रकाशन ने हमारे साथ सहयोग करके ये कार्यक्रम किया और श्री नितिन गडकरी ने यहाँ पधारने का हमें सौभाग्य प्राप्त कराया। तो इनके क्रियाकलाप तो देश में सबको विदित ही हैं। तरह तरह के मार्ग जो देश में बने हैं, तो उसके विषय में तो किसी को कुछ शंका हो ही नहीं सकती। लेकिन जो एक
विशेष मार्ग है जिससे हमारी संस्कृति का उत्थान होता है। वो विशेष मार्ग है कि इतिहास को थोड़ा दोबारा देखने में किस तरह से हम प्रवेश करें। संस्कृति में जो देश अपनी संस्कृति को या तो भूल जाते हैं या संस्कृति क्या है उनके देश की उसके बारे में किसी और का पढ़ाया हुआ पाठ पढ़कर उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। और वो संकट भारत में पिछले 200-250 वर्ष में उपनिवेशवाद के द्वारा रहा है। उससे छुटकारा पाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि पुनर्चिंतन हो, और पुनर्चिंतन वाले ऐसे हों कि जो तथ्यों के आधार पर कुछ ऐसे तथ्य प्रकट कर सकें कि इतिहास वास्तव में क्या है वो हमारे सामने आए। तो आज जो पुस्तक मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आभास वर्मा के द्वारा यहाँ लोकार्पित हो रही है, तो वो उसी प्रकार का एक प्रयास है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब मैं देखता हूँ कि इस आयु के लोग अब इतिहास के पुनर्लेखन में लगे हैं। मेरे समय में तो केवल बुढ़े प्रोफेसर ही ये कहा करते थे कि हमें अधिकार है इतिहास लिखने का और किसी को नहीं। लेकिन पिछले 10 वर्ष से, और मैं ये बड़ी तत्परता के साथ देखता रहा हूँ कि इतने नए लोग आए हैं जिन्होंने अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से चाहे प्रशस्ति न मिली हो, लेकिन वो पुस्तकें आ रही हैं, और उन पुस्तकों को आगे लाने में गरुड़ प्रकाशन का एक बहुत ही बड़ा रोल है। इतने कम समय में 300 टाइटल, अब इनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ संक्रांत को, तो मैं अपने मित्र की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इन्होंने वास्तव में हासिल किया है 300 टाइटल इतने कम समय में, और इन टाइटल्स को लिखने का, प्रकाशित करने का एक उद्देश्य है। ये एक विशेष प्रकार की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो धारा है राष्ट्र के पुनर्निर्माण की। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। भरत जी, आपके आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद। और मैं इसके बाद श्री संक्रांत सानू जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मान्यवर अतिथिगण, माननीय नितिन गडकरी जी, उदय जी, प्रफुल्ल जी, भरत जी, अभय, सभी को मेरा प्रणाम, और सभी श्रोतागण जो यहाँ आए हैं सभी को मेरा अभिवादन। एक बड़ी विडंबना है कि हम इंदिरा गांधी सेंटर में आज खड़े हैं, और आज इमरजेंसी का 50वां एनिवर्सरी भी है। और एक परिवार से अजय जी आए हुए थे, वो मुझे याद दिला रहे थे कि हमारे परिवार में से 22 लोग जेल में गए थे इमरजेंसी में। मेरे दादाजी भी उनमें से शामिल थे। मैं छोटा था, बच्चा था, घर पे पुलिस पकड़ने आई उन्हें, और पता लगा कि दादाजी, मेरे ताऊ जी, ये सब लोग जेल में पहुँचे। और मुझे अभी भी वो उनको जेल में जाना, उनको मिलने जब मैं गया तो इतना प्रभाव पड़ा एक बच्चे पे कि देखो इतने संत जैसे मेरे दादा जिनको जेल का काटना पड़ रहा है। तो एक तरह से एक बहुत ही एक विडंबना भी है और एक सेलिब्रेशन का भी कारण है कि इंदिरा गांधी हॉल में अब हम ऐसे पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, और गरुड़ प्रकाशन से वो छप रही है, क्योंकि गरुड़ प्रकाशन का उद्देश्य ही ये रहा
आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मैं तो आईटी के काम करता था, सॉफ्टवेयर का काम करता था। वो करते करते गरुड़ प्रकाशन में कैसे पहुंच गया, माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर और ये सब छोड़कर। और वो इसी उद्देश्य से पहुंचा, जब हमने लिखना शुरू किया लगभग 2000 2000, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड हो गया टॉपिक में। तब मेरे मित्र थे राजीव मल्होत्रा, आप लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने हम देखा कि हिंदुइज़्म स्टडीज़ इन अमेरिका में बहुत सारा हमारे विरोध में लिखा जा रहा था, जो एकेडमिक स्टडी थी। तो हमने कुछ ब्लॉग राइटिंग और उस प्रकार से आरंभ किया ये कार्य करना। और तब कोई प्रकाशक हमारी विचारधारा को, हमारी सोच को, हमारी रिसर्च को प्रकाशित कर पाए, ये भी मिलना बहुत मुश्किल था भारत में। कुछ लोगों में एक पुस्तक, मेरे को नाम नहीं लूँगा, एक प्रकाशक घर को यहाँ दिया, उन्होंने कहा पुस्तक तो बहुत अच्छी लिखी है लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसको हम नहीं कर सकते। तो फिर मैंने निर्णय किया कि जब तक इफ़ अ सिविलाइजेशन इज़ अनेबल टू टेल इट्स ओन स्टोरीज, दैट सिविलाइजेशन विल नॉट सर्वाइव। एंड वी आर अ स्टोरी टेलिंग सिविलाइजेशन। हमारा तो सारा इतिहास भी कहानी के रूप में आता है, हमारा सारा ज्ञान भी कहानी के रूप में आता है। तो गीता जैसा ज्ञान भी कहानी के संदर्भ में ही आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो यदि हम अपनी कहानी नहीं सुना पाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो केवल इसी उद्देश्य से गरुड़ शुरुआत हुई उसकी, और आप सबके आशीर्वाद से वो फलता फूलता जा रहा है, क्योंकि पता लगा कि उस कहानी को सुनने के लिए भी बहुत लोग हैं। जो लोग कहना चाह रहे थे उनको भी बाधा थी, और जो सुनना चाह रहे थे उनके लिए भी बाधा थी। तो वो दोनों को मिलाने का काम ही एक प्रकाशक का होता है, जो लेखक है और जो लेखक लेखन पढ़ने में रुचि रखते हैं। तो आपसे यही आह्वान है कि ये बात घर घर तक पहुँचे, हमारी कहानियाँ घर घर तक पहुँचे। आभास जैसे यंगस्टर्स आगे आएँ, और जो हमारा एक कॉलोनियल नैरेटिव चला जा रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि पूरी हिंदुइज़्म की उन्होंने डेफिनेशन ही कर दी कि बस ऑप्रेसिव, कास्ट रिडन, ये सब एक ही डेफिनेशन के ऊपर सारा का सारा जो काम चल रहा था, उसको हम फिर से टटोलें और पुनः देखें कि ये क्या है। और मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक वैसे शीर्षक भी ये बहुत मज़ेदार है, क्योंकि हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो बाद की बात सुनी, 1857 को सावरकर जी ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, बाद में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की चर्चा हुई। लेकिन ये पुस्तक कहती है नहीं, हमारी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहले शुरू हो गई थी। और इसके लिए अब हम बाकी लोगों से सुनेंगे, उदय जी से सुनेंगे, आभास से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संक्रांत जी। जिस तरह गरुड़ प्रकाशन ने अपकमिंग ऑथर्स को सही हिस्ट्री लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, तो हम यही चाहेंगे कि गरुड़ प्रकाशन खूब तरक्की करे और इस तरह आगे बढ़ता रहे। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी श्री उदय महरकर जी को अपने विचार साझा करने के लिए। एंड इन्होंने इस बुक मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का फॉरवर्ड भी लिखा है। सो श्री उदय महरकर जी। आदरणीय नितिन जी, पद्मश्री भरत गुप्त जी, प्रफुल्ल केतकर जी, संस्कार सानू जी, आभा शर्मा, मैं मानता हूं कि जो गए 11 साल हैं वो एक राष्ट्रीय पूर्ण जागरण का काल है। इट इज़ ए एरा ऑफ नेशनल रीअवेकनिंग। जो हमें पहले 60 साल में जो एक तरीके से हमारे इतिहास को दबाने का प्रयास किया गया, हमारे कल्चर को दबाने का प्रयास किया, मूल कल्चर को, उसको उजागर करने का ये एक फेज़ है। और उसके अंदर ये जो किताब है एक विशेष स्थान मेरे ख्याल से रखती है। देखिए, जब संभाजी महाराज को बड़ी बेरहमी से उनको मार दिया गया, और जब उनको पकड़ा गया, जब पकड़ के उनको लाया गया औरंगज़ेब के सामने, तो औरंगज़ेब उसने ये मान लिया कि मैं ये लड़ाई जीत चुका हूँ। मतलब जो सीन डिस्क्राइब करने में आता है वो ये है कि जैसे न्यूज़ आई कि संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया है, तो औरंगज़ेब अपने सिंहासन से नीचे उतरा और वहाँ पे उसने एक थैंक्स गिविंग की नमाज अदा की अल्लाह को कि मेरा काम अब समाप्त हो गया, अब मैं जीत जाऊँगा। और बाद में उसको 17 साल तक लड़ना पड़ा, 18 साल तक, और वहीं का वहीं दक्षिण में वो दफन हो गया।
तो वीर सावरकर ने यह कहा था कि 1957 का जो रिवॉल्ट है दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मैंने मेरे प्रस्तावना में ये लिखा है कि ये जो वॉर है 1989 से लेके 707 तक छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु से लेके बलिदान से लेके औरंगजेब की मृत्यु तक 1707, ये दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनको एक बहुत छोटे से स्वरूप में हमें दिखाया गया, क्योंकि इतिहास जो था ऐसे लोगों के हाथ में था जो लोग एक विशेष विचारधारा को आगे ले जाना चाहते थे और जो चाहते थे कि हिंदुओं के अंदर राष्ट्रीय चेतना का जो भाव है वो उजागर न हो। और इसका लाभ, इसका जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, वो जो गांधी जी की जो हत्या हुई दुर्भाग्यपूर्ण, उसका लाभ उठा के इन्होंने एक पूरा एक एंटी हिंदू मॉडल देश पे बिठा दिया। उसके भागरूप किताबें भी हम ऐसे पढ़ते थे, इतिहासकार भी ऐसे होते थे। तो आप देखें कि दो मैं एग्जांपल दूंगा। देखिए, एक असाई की लड़ाई हुई अहमदनगर के पास और एक वाटरलू की लड़ाई हुई यूरोप में। वाटरलू की लड़ाई जो है उसके प्रणेता हैं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जिनका नाम असल नाम है आर्थर वेलेस्ली, जनरल आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली वही व्यक्ति हैं जो उसके पहले भारत के अंदर कई साल उन्होंने काम किया, वो लड़ाइयाँ लड़ी। आर्थर वेलेस्ली ये लिखते हैं, उन्होंने ये कहा, जब बाद में तो वो ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने ये कहा कि उनको ये पूछा कि सब में आपकी सब में यादगार लड़ाई कौन सी है। तो स्वाभाविक है उनको ये कहना चाहिए कि वाटरलू की लड़ाई समय, वाटरलू के अंदर तो उन्होंने नेपोलियन को निपटा दिया, उनको ये कहना चाहिए था कि वाटरलू की लड़ाई ये सब में यादगार लड़ाई मेरी नहीं। उन्होंने ये कहा कि असाई नाम की जगह है अहमदनगर के पास, अहिल्या नगर के पास, पूना के पास, वहां पे जो मराठा को मैंने हराया था 1804 में, वो मेरी सब में यादगार लड़ाई है। कि उस लड़ाई के अंदर हम हारने के कगार पे थे, लेकिन मैंने एक बहादुरी दिखाई, एक स्किल दिखाई और मराठा को हमने हरा दिया। अब आप देखें कि वाटरलू का नाम पूरी दुनिया को मालूम है, और जो वाटरलू का जो मेन हीरो है वो ये कह रहा है कि सब में यादगार मेरी लड़ाई है वो असाई की लड़ाई है, और असाई का नाम महाराष्ट्र में भी लोग नहीं जानते। तो ये परिस्थिति, इसके अंदर थोड़ी हमारी भी गलती है, हमारे पास एक सेंस ऑफ हिस्ट्री का अभाव है। वैसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा के नाम से जानते हैं, लेकिन आप देखें कि जब उनका देहांत हुआ 1680 में, तब उनकी राज्य की जो लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर की थी। दक्षिण गुजरात से शुरू आरंभ होती थी और जिंजी के आगे 40 किलोमीटर आगे जाके वो उसका अंत होता था, मतलब चेन्नई से 200 किलोमीटर आगे। ये जो फासला है ये 1600 किलोमीटर का है। ये जो विदेशी आक्रमणकार आए देश में, जिसको हमने हीरो बना के रखा हुआ है कि बड़े बड़े प्रभाव, बड़े पुरुषार्थ वाले लोग थे, तो आप याद रहे आपको कि काबुल से भारत दिल्ली का जो अंतर है वो आज भी सिर्फ 1350 किलोमीटर है। अगर बॉर्डर खोल दी जाती है तो हम एक दिन में काबुल पहुंच सकते हैं, अगर सुबह निकलते तो रात को पहुंच जाएंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राज्य की लंबाई है, चौड़ाई कम थी, वो 1600 किलोमीटर की थी। मतलब जो अंतर काबुल और दिल्ली का है उससे ज्यादा उस राज्य की लंबाई थी। दूसरा कि मोहम्मद ऑफ घूर, शाहबुद्दीन घोरी, जिसने भारत में मुसलमान राज कायम किया, वो जो घूर की जो लंबाई है आज भी आप माप सकते हैं, वो दिल्ली से 1525 किलोमीटर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य की लंबाई से कम। तो ये हमें एक पूरे विषय को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। हिस्ट्री का काम थोड़ा शुरू हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना हम मानते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें करने की आवश्यकता है। वर्मा की जो किताब है ये यूनिक इसलिए है कि इसमें जो 1789 से लेके 1689 से लेके 1707 तक जो 18 साल का जो समय है उसको जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, जो उन्होंने रिसर्च की है, बड़ी डीप रिसर्च की है। मैंने अच्छे इतिहासकारों की किताब पढ़ी इसी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि जी.एस. सरदेसाई हैं, उनकी किताब मैंने पढ़ी है। तो मुझे इनकी किताब पढ़ने के बाद ये लगा कि इन्होंने कई नई चीज़ें बताई हैं और डीप रिसर्च किया है। इसके अंदर संताजी घोरपड़े, धनाजी यादव, ऐसे 2 लड़वई थे जिनका नाम उत्तर भारत में कोई नहीं जानता।
इन्होंने औरंगजेब के नाक में दम कर रखा था और यह उल्लेख है कि औरंगजेब वॉज टेरराइज्ड बाय देम। औरंगजेब को आतंकित महसूस होता था उनका नाम सुन के। और इन दोनों वॉरियर्स ने एक बार तो धनाजी जाधव और एक बार संताजी घोरपड़े दोनों इतने करीब आ गए थे कि थोड़ा साहस और करते तो औरंगजेब को जिंदा पकड़ लेते। ऐसे लोगों का नाम उत्तर भारत में को मालूम ही नहीं है। मैं तो मानता हूं कि अगर ब्रेवरी और स्किल इन दोनों को आधार बना के अगर 25 या 50 वॉरियर्स की सूची तैयार की जाए भारत के अंदर, तो इन दोनों का नाम उसमें होगा, संताजी का भी होगा और धनाजी जाधव का भी होगा। वैसे ही जो ब्राह्मण कमांडर थे, जो जिनका रोल था, जब छत्रपति संभाजी महाराज का देहांत है उसके बाद परिस्थिति बड़ी खराब थी। मतलब एक तरीके से ऐसा लगता था कि शिवाजी का जो सपना है वो खत्म हो चुका है। और ऐसे टाइम पे जो योगदान दिया ऐसे लोगों ने, उसमें ब्राह्मण भी बड़े बड़े थे। रामचंद्र पंत आमत्य बावड़ेकर, बहुत बड़ा उनका योगदान है। प्रहलाद निराजी जो राजा महाराज को अपने कंधे पे बिठा के ले गए, कहां से, महाराष्ट्र, रायगढ़ से लेके जिंजी तक, मतलब कम से कम 1300 किलोमीटर का फासला। तो मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि हमें इन चीज़ों को उजागर करना चाहिए। और देखिए, इतिहास जो है वो एक तरीके से हमारा प्रतिबिंब है, और हमें अगर एक महान देश की रचना करनी है तो इतिहास से बहुत पाठ लिए बगैर हम ये रचना नहीं कर सकते। गलती हमने क्या की, कहाँ हम जीते, कहाँ हम हारे, क्यों जीते, ये चीज़ के आधार पे ही हम हमारा आगे का जो हमारा जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं। तो इतिहास को मेरे ख्याल से उजागर करने का समय आ चुका है, हो रहा है, लेकिन और बड़े मेरे ख्याल से पैमाने पे ही काम होना चाहिए। मैं साधुवाद दूंगा आभास वर्मा को कि इन्होंने, देखिए, ये एक आईटी कंपनी में एक छोटे से एक पद पे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है। इनको मेरे एक रिलेटिव है इंग्ले करके, उन्होंने मुझे रेफ़र किया, मैं इनको मिला। उनकी किताब, जो पहली मैंने किताब पढ़ी इनकी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा, उसका भी प्रश्न मैंने लिखा था, उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इनके अंदर एक फ्लेयर है। दूसरा कि जो अपन ने विविध, जो बड़े बड़े इतिहासकार हो गए, ये सरदेसाई हो गए, बाबा साहब पुरंदरे हो गए, है ना, कर्नल जेम्स डफ हो गया जिसने हिस्ट्री ऑफ मराठा लिखा, इन्होंने ये सभी किताबें मैंने पढ़ के रखी हैं। लेकिन मुझे इनकी किताब में ये लगा, आभास वर्मा के पास एक फ्लेयर है कि वो सोर्स में खूब जाते हैं और सोर्स के अंदर से नई नई बातें निकाल के लाते हैं। मुझे पानीपत लड़ाई के बारे में भी ज्ञान में रखता ही था, लेकिन इनकी किताब पढ़ने के बाद में कई चीज़ें मेरे ध्यान में आई जो मेरे ध्यान में नहीं थी। तो इनकी पहली किताब थी बैटल ऑफ पानीपत, दूसरी इनकी किताब थी राम जन्मभूमि पे थी, बहुत अच्छी किताब थी। वो किताब मैं चाहता था कि कोई बड़े व्यक्ति उसको रिलीज़ करे, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया। लेकिन वो किताब भी राम जन्मभूमि के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई मध्यकाल के अंदर, उसका एक ब्यौरा था। वो भी बिल्कुल बड़ा ही बारीकी ब्यौरा था, उसके अंदर रेफरेंसिंग अच्छा था, सोर्सिंग अच्छा था। तो वो किताब उन्होंने लिखी है। और तीसरी किताब मेरे ख्याल से इनकी ये वाली है, मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विच आई कॉल द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो गरुड़ प्रकाशन को भी साधुवाद देना मैं चाहूँगा, बहुत बड़ा काम किया है। उनका भी मेरे ख्याल से जो प्रयास है, ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण का जो पूरा काल है उसका भागी मैं देखूंगा, क्योंकि उनका स्टार्टिंग आपका 2018 में हुआ। हाँ, 2018 में स्टार्ट किया इन्होंने, 300 किताबें पब्लिश की हैं। और ऐसी ऐसी किताबें हैं जो मैं मानता हूं कि हमारी आंखें खोल देती हैं। इतना ही कह के मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं, इसी बात के साथ कि ऐसी और किताबें हमारे सामने आती रहेंगी और हमें हमारा जो सही इतिहास है उससे हमको उजागर करती रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद उदय जी, इस पुस्तक पर एक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए। और जिन वीरों को हमारे इतिहास ने एक ड्यू स्पेस और ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी थी, आज उन्हें एक लॉन्ग ड्यू सम्मान मिल रहा है, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर श्री प्रफुल्ल केतकर जी को आमंत्रित करती हूँ। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय नितिन जी, आदरणीय भरत गुप्त जी, मित्रवीर संक्रांत सानू जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनके पुस्तक का विमोचन हो रहा है, से आभास जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों। आभास जी का तो अभिनंदन,
गरुड़ा प्रकाशन जिसके लिए बना, उस व्रत को लेकर संक्रांत जी आगे बढ़ रहे हैं और एक वैचारिक संक्रमण लाने का प्रयास भारत के सारी जो सभ्यतागत सोच है उसमें ला रहे हैं। उसके लिए गरुड़ा प्रकाशन का भी अभिनंदन। मैं पूरी पुस्तक तो नहीं देख पाया, लेकिन जब भाई उदय जी ने आग्रह किया कि ऐसी ऐसी पुस्तक है और प्रफुल्ल जी आपको रहना है, तो मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन उदय जी, दो विषयों पर मेरा अभिमत है। पहली बात तो यह है कि इस सारे इतिहास को मराठा इतिहास कहने का काम ही डफ ने पहली बार किया। उससे पहले मराठा इतिहास में, जिसको मराठा इतिहास कहा गया, वो इतिहास कभी भी केवल मराठाओं का इतिहास नहीं रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको हिंदवी स्वराज्य कहा, स्वामी रामदास ने उसको महाराष्ट्र धर्म कहा, और महाराष्ट्र धर्म हमेशा दिल्ली के तख्त रखने का, वो नितिन जी के सामने ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन इस दृष्टि के साथ, तो आपने नेपोलियन की और वाटरलू की बात की। वाटरलू की लड़ाई की बात की और उससे पहले की, मतलब ये जो सारी समस्या है ना, पहला कौन सा, तो फिर पोरस का क्यों नहीं? पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यदि हमारी संकल्पना चक्राकार है, तो हम ये पहले दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? महाराणा प्रताप तो छत्रपति शिवाजी महाराज से 90 साल पहले, तो वो क्यों नहीं? तो हमको ये पहले दूसरे के चक्कर में, भारत ने अपनी सभ्यता, संस्कृति और समाज के लिए अविरत संघर्ष का इतिहास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। भारत का इतिहास ये पराजय का इतिहास नहीं है, निरंतर संघर्ष का इतिहास है। और स्वातंत्रवीर सावरकर की भाषा में कहूं तो निरंतर संघर्ष और पुनः पुनः विजय प्राप्त करने का इतिहास है। अब वो यदि विजय प्राप्त करने का इतिहास है, तो ये कालखंड क्यों याद रखना, इसको कैसे देखना? वाटरलू की लड़ाई का उदय जी ने उल्लेख किया। दो महान योद्धा होकर गए जिनको वर्ल्ड लेवल पर हिस्टोरियंस ने ग्रेट माना, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट और दूसरा नेपोलियन द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिस दिन अपना युद्ध हारा और उसकी सेना ने भी उसके साथ वापस जाने से मना कर दिया, उसके कुछ महीने बाद वापसी में ही उसकी मृत्यु हो गई। जीतने निकला था पूरा जग, सिंधु के किनारे आते आते अपना हौसला खो बैठा, उसकी सेना खो बैठा, बाद में अपनी सेना को भी वापस ले नहीं जा पाया। उसको पूरा विश्व मानता है द ग्रेट। नेपोलियन जिस दिन हारा, उसके 24 घंटे में उसके सैनिक सामने वाले की तरफ चले गए थे। वो नेपोलियन आज भी कहा जाता है नेपोलियन द ग्रेट। इस विश्व के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज अकेला ऐसा एक महान योद्धा होकर गया जिसने सर्वसामान्य व्यक्ति के मन में स्वराज इस संकल्पना को पुनर्स्थापित किया, और उनके मृत्यु के बाद 200 वर्ष तक भारत का समाज उनके नाम पर स्वराज के लिए लड़ता रहा। यह अंतर है। यह लड़ाई जो है, उस सपने को, उस बीज को बैटन के रूप में एक एक आगे बढ़ाते जा रहा है। और वो स्वाधीनता संग्राम तब जब फिर से लोकमान्य तिलक कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो हिंदवी स्वराज को पुनः स्मरण करते हैं। इसलिए वो शिवाजी महाराज की जयंती को अपने राजनीतिक गतिविधि का पहला केंद्र बनाते हैं। और इसलिए इस कालखंड को देखना यानी भारत के समाज के स्वत्व का, स्वाभिमान का और आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना का यह कालखंड है, इस रूप में देखना। नहीं तो उससे पहले का समाज संतों को क्यों निकलना पड़ा? और भारत के सारे
भूभाग में संत निकले, उन्होंने जागरण का काम किया, वो किस लिए किया? तो जो एक आत्मविश्वास हम खो चुके थे समाज के रूप में, एक ऐसा लग रहा था कि ये आक्रांता जो है बड़ा विचित्र था। उपासना पद्धति के नाम पर एक दूसरे की हत्या कर रहा है, बहु बेटियों को उठाकर लेकर जा रहा है। यह कल्पना अपने धर्म युद्ध की संकल्पना से बाहर थी। ऐसी स्थिति में एक तरफ वैष्णव संतों का आंदोलन पूरे भारत में खड़ा रहा और उसकी परिणति थी छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना। और उस संकल्पना ने कितने नाम गिना सकते हैं, चाहे तानाजी हो, चाहे बाजीराव हो, चाहे संताजी दानाजी का नाम लिया, ऐसे कितने सारे योद्धा दिए जो एक तरफ एक जमाने में दूसरी तरफ लड़ रहे थे, लेकिन एक जो सपना शिवाजी महाराज ने पूरे समाज के लिए दिया, उसके खातिर, उसके लिए मरने के लिए कुछ नहीं था। ना संपत्ति थी, ना भूमि थी, ना शस्त्र थे, ना कोई बड़ी सेना थी, लेकिन उसके बाद भी सर्वसामान्य समाज के मन में स्वराज की एक ज्योत जो जलाई, उस ज्योत के अंतिम मुगल सल्तनत का अंतिम दफन विधि करने का यह कालखंड है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। जो औरंगजेब एक तरफ, जो बाद में खिलाफत की संकल्पना तो हम लोगों को बहुत बाद में समझ में आई, लेकिन उस समय भी खलीफा को अकबर भी देता था और औरंगजेब भी देता था। अपने टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू वहां पे शेयर के रूप में जाता था। और वो पूरे भारत को एक इस्लामिक राज्य बनाने का सपना देखकर जो औरंगजेब काम कर रहा था, उसका अंतिम दफन विधि उसी महाराष्ट्र की भूमि पर होना, यह एक ऐतिहासिक संकेत था। और मैं मानता हूं उसकी ये जो लड़ाई है, छत्रपति संभाजी महाराज के भयावह मृत्यु के बाद समाज फिर से लड़ने के लिए, शिवाजी महाराज के सपने के लिए खड़ा होना, और अंतिम एक हारा हुआ, अपने सपने को बिखरते हुए देखता हुआ दिल्ली का सुल्तान जब महाराष्ट्र में आते आते नैतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से और सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी हार जाता है, उसके हारने का यह कालखंड है। उसको आभास जी ने डॉक्यूमेंट करने का प्रयास किया, इसलिए यह बुक महत्वपूर्ण है। और इसलिए फिर से मैं एक बार आभास जी को और संक्रांत जी को धन्यवाद देता हूं। केवल इतना ही सुझाव है, आगे एडिशन निकालिए तो इसको वॉर फॉर हिंदवी स्वराज ऐसा प्रतिपादित कीजिए, तो मुझे लगता है कि उसका सही अर्थ समाज में जाएगा। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा कि भारत का इतिहास जो है वो निरंतर संघर्ष का है और विजय प्राप्त करने का है, ना कि हार का। और इस हॉल में बैठे किसी भी व्यक्ति के मन में दो मत नहीं होंगे कि ये सारा इतिहास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। अब वो पल आ गया है जिसका हम वेट कर रहे थे। अब हम पुस्तक का विमोचन करेंगे, मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सारे अतिथिगणों के सामने जो पुस्तक पड़ी है रिबन में रैप्ड, वो आप खोल सकते हैं एंड उसका विमोचन करेंगे हम। और हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए।
अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे प्रभावशाली लेखक श्री आभास वर्मा जी का, जो अपनी कृति मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हमारे से अपने विचार साझा करें। न होत सिवात जी तो सुन्नत होत सबकी, ये लाइन कोई महाराष्ट्रियन ने नहीं लिखा है, ये कवि भूषण ने लिखा है, एक नॉर्थ इंडियन ने लिखा है। अगर शिवाजी नहीं होते तो हम लोग सबका खतना हो गया रहता, ऐसा लिखा है। शिवराय कवि भूषण जी सर, जी जी जी। और मेरा इंट्रोडक्शन इस बुक का स्टार्ट होता है, शिवाजी द कॉन्टेम्पररी इंग्लिश मर्चेंट ऑफ सूरत रोट, शिवाजी इज द फेयरेस्ट फ्रेंड, Shivaji is the fairest friend, noblest enemy, and the most political prince. He will continue victorious even to the miracle. ये मेरा लाइन बुक का फर्स्ट लाइन है। और ये इसको कोई महाराष्ट्रियन या कोई इंडियन नहीं लिखा है, एक इंग्लिश मर्चेंट, जहाँ सूरत पे शिवाजी को शायद गुजरात में सूरत का लुटेरा कहा जाता है, वो वहाँ के एक इंग्लिश मर्चेंट ने इसे ऐसा लिखा है। ओके स्टार्ट। जी अंग्रेज़ ने लिखा, और जो जिसके फैक्ट्री पे धावा हुआ उन्होंने ऐसा लिखा है, उनके बारे में इतने अच्छी बात। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू श्री नितिन गडकरी जी। उनका समय बहुत कीमती है और महत्वपूर्ण है, वो हम लोग को टाइम दिए, बहुत बड़ा बात है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू श्री उदय महूरकर जी, जो कि मनुष्य के रूप में मेरे लिए देवता ही हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू श्री संक्रांत सानू जी, जो कि पब्लिशर है, जो कि इस क्या कहते हैं, इस सारा फाइनेंस उठाए इस बुक को लेके। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू भरत गुप्ते जी एंड श्री प्रफुल्ल केतकर जी for giving us time. Shivaji was the first person who spoke about Swaraj. I think विजयनगर किंगडम पे बात होता था स्वराज का, लेकिन एक साधारण जमींदार के लड़के, उससे पहले मराठा सरदार जो थे वो या तो आदिल शाही के लिए काम करते थे या बीजापुर के लिए काम करते थे या और मुगल के लिए काम करते थे। लेकिन शिवाजी पहले ऐसे मराठा राजा थे या एक मराठा ज़मींदार जिसको कह सकते हैं, जो कि बोले कि नहीं, हम लोग को खुद का स्वराज होना चाहिए। और वो पहले ऐसे राजा थे जो कि अपना राज्याभिषेक करवाए। आज हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी के पूर्वजों ने कभी न कभी जजिया दिया होगा। आज इंडिपेंडेंस या आज़ादी, स्वतंत्रता, हम लोग हमेशा अंग्रेज़ों का बात करते कि अंग्रेज़ों से हम लोग को स्वतंत्रता मिला। अंग्रेज़ हम लोग से जजिया नहीं वसूल करते थे। जो हम लोग को जजिया जो हम लोग से वसूल करते थे, उससे मुक्ति मिलना, उससे आज़ादी मिलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तय खाना महसूल कर, अगर आज हम जाके कुंभ मेला में जाके नहा के आते हैं तो हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता का बात है, ये स्वराज का बात है। ये आज हम लोग, ये स्वराज्य के कारण नहीं हो सका है कि आज तहखाना महसूल कर हम लोग को नहीं देना पड़ रहा है। हम लोग को सोचना होगा कि हमारे पूर्वज जो कि जजिया देने से बच सकते थे, वो धर्म परिवर्तन करा के आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। औरंगजेब पैसा देता था उस टाइम कि अगर धर्म परिवर्तन करा लोगे तो तुमको पैसा दिया जाएगा। उसके अलावा जो भाई में अगर झगड़ा हो रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ है, जो भाई मुस्लिम बन जाएगा वो उसके हक में फैसला दिया जाएगा। ऑक्ट्री टैक्स, मुसलमानों को ऑक्ट्री टैक्स माफ़ था, हिंदुओं को ऑक्ट्री टैक्स था। यही सब स्वराज के लिए शिवाजी बात करते थे। जो मराठा आदिल शाही के लिए, बीजापुर के लिए लड़ते थे, उनको बोले कि आज तुम्हारे
परिवार को तहखाना महसूल कर देना पड़ता है, तुम्हारे परिवार को जजिया देना पड़ता है। जजिया के लिए एक लेटर लिखा गया था औरंगज़ेब को, जो कि बहुत फेमस है, शिवाजीज़ लेटर टू औरंगज़ेब इन प्रोटेस्ट ऑफ जजिया। आजकल सोशल जस्टिस का बहुत बात होता है। आपको जान के हैरानी होगा कि सोशल जस्टिस का पहला काम अगर किसी ने किया तो शिवाजी ने किया। ना सिर्फ कोली, बेराट समुदाय का आता है कर्नाटका में, बहुत लोग जानते होंगे। रामोशी समुदाय जो होता है, जो कि अभी शेड्यूल ट्राइब में आता है, शेड्यूल कास्ट में आता है, उसकी सेना बनाई गई। संताजी के सेना में अधिकतर लोग रामोशी समुदाय से आते थे। आपको जान के हैरानी होगा कि संताजी के जब मुगल घुड़सवारों के घोड़े पानी पीते रहते थे और पानी पीने से इनकार कर देते थे किसी नदी में, तो लोग मुगल सरदार बोलते थे कि क्या तुमने संताजी को भापा है कि संताजी यहाँ अगल बगल हो सकते हैं। इतना खौफ था उनका कि उनके डर से लोग घोड़े पानी पीना छोड़ देते थे। यहाँ इंसान की तो बात छोड़िए, घोड़े तक उनके डर से पानी पीना छोड़ देते थे। अभी तो उदय जी ने वो बात बता दिया कि एक बार औरंगज़ेब के तंबू पे हमला हुआ था। उस रात औरंगज़ेब अपनी बेटी जहानारा के, रोशन आरा के तंबू में सोया हुआ था, नहीं तो उस दिन औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती। लेकिन उसके एवज में वो लोग उसके टेंट का जो सबसे ऊपर का पोल होता है वो काट के ले गए थे, विक्ट्री ट्रॉफी। उसके बाद 1706 में ब्रह्मपुरी में उनके कायद पे धाना जी ने हमला किया था और वो लोग औरंगज़ेब को ऑलमोस्ट पकड़ के ही ले गए थे। और कहा जाता है कि एक मुग़ल औरत, एक शायद औरंगज़ेब की किसी बेटी को भी अगवा कर लिया गया था। और आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि मराठा सरदार अपने लोगों को पैसा बांटते थे कि तुम औरंगज़ेब के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो कि वो अपनी आँखों से मुग़ल साम्राज्य का पतन होते देखे। वो तिल तिल के मारना जिसको बोलते हैं, वो देखे उसके आँखों के सामने कि उसका साम्राज्य कैसे टूट रहा है। और न सिर्फ संताजी धाना जी, अजय जी ने पहले ही बताया, प्रहलाद त्र्यंबक प्रतिनिधि, शंकर जी नारायणन, प्रहलाद नीरा जी सिर्फ मराठा नहीं थे। उस टाइम ऐसा जातिवाद नहीं था। न सिर्फ मराठा थे, ब्राह्मण भी थे, कोली भी थे, बेराट भी थे, हर तरह के लोग उसमें थे। और ये जो पुलकेतकर जी ने बोला हिंदुई स्वराज, आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि वो सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में बात नहीं करते थे। आज बोला जाता है कि जो लोग मराठी बोलते हैं वही महाराष्ट्र के होते हैं, लेकिन हमको लगता है विदर्भ में हिंदी बोला जाता है, बहुत से जगह पे मराठी नहीं बोला जाता है। कर्नाटक के नॉर्दर्न पार्ट में मराठी बोला जाता है, मध्य प्रदेश के नीचे वाले पार्ट में मराठी बोला जाता है। और आपको ये भी जानकर नहीं होगा कि पहले मराठी नहीं लिखा जाता था, पहले देवनागरी में नहीं लिखा जाता था, पहले मोडी स्क्रिप्ट लिखा जाता था। उनका जितना लेटर्स था सब मोडी स्क्रिप्ट में था, जो कि मराठी से मिलता है, लेकिन उसका स्क्रिप्ट देवनागरी नहीं था। और तो इसीलिए ये हनुमंत राव घोरपड़े को 3 लाख रुपया ऑफर किया गया था कि वो जाके दिल्ली पे कब्जा करें और उनको 3 लाख रुपया दिया जाएगा जब वो दिल्ली पे कब्जा करेंगे। तो इसलिए उनका इरादा न सिर्फ महाराष्ट्र को मुक्त करना या फिर स्वराज का या फिर स्वतंत्र महाराष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाना नहीं था। उनका मकसद था पूरे दक्षिण भारत से 6 राज्यों से कर वसूल करना, जिसको कहते हैं टॉल, आज के ज़माने फास्ट टैग टॉल। वो बहुत से जगह पे मराठा लोग वहाँ से टॉल वसूल करने लगे थे और बहुत से जाके कंप्लेन करते थे, जाके नहीं, चौथ तो वसूल करते ही थे। अगर आपको सामान लेके जाना है उस रोड पे तो आपको मराठों को टैक्स देना पड़ेगा। तो
उनका अंतिम में भी जब बालाजी विश्वनाथ जाके दिल्ली पे अपना हक मांगे तो वो नीचे के 6 सूबे, दक्षिण के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी तो वसूल करने का उनका बात था ही। और तो और रोड पे अगर किसी का सामान जा रहा है, जैसे आज हम लोग फास्टैग टोल देते हैं, उस टाइम मराठों को टोल देना पड़ता था। जी 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 हम उनको बहुत से व्यापारी बोलते थे कि जब हम लोग मराठे को टोल दे दिया तब हम आपको जाके क्यों टोल दें। और आपको जान के हैरानी होगी कि आई विल गिव द लिस्ट ऑफ द नेम्स। संताजी घोरपड़े ने कितने कितने लोगों को पकड़ा और उनके जगह फिरौती वसूल किया। आई विल गिव द नेम्स: इस्माइल खान, रुस्तम खान, अली मर्दान खान। अली मर्दान खान वॉज कैप्चर्ड ट्वाइस। शफशिकन खान, he belonged to the royal family, उसको भी कैप्चर किया गया था और 20 लाख रुपया, 20 लाख फिरौती वसूल किया गया था उससे। ये बुक में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। That's it from my side. Thank you. धन्यवाद आभास जी। हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट सहे हैं कि आज हम हिंदू हैं, आज हम अपनी आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं और हम इस चीज़ के सदैव सदैव ऋणी रहेंगे। और इसी के साथ मैं श्री आभास जी के उल्लेखनीय कार्य के लिए तहे दिल से सम्मान उनके लिए है मेरे लिए। थैंक यू। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय श्री नितिन गडकरी जी को आमंत्रित करती हूं अपने विचार हमारे समक्ष व्यक्त करने के लिए। ज्येष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय विचारों के चिंतक मेरे मित्र आदरणीय उदय माहुरकर जी, ऑर्गेनाइज़र के मुख्य संपादक आदरणीय प्रफुल्ल केतकर जी, जिन्होंने ये किताब लिखी है वो आभास वर्मा जी, पद्मश्री भारत गुप्ता जी, गरुड़ा प्रकाशन के संक्रांत सानू जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों। ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण है कि भूतकालीन इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वर्तमान काल में उस इतिहास को जगाने के कारण भविष्य की प्रेरणा मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है। रामदास स्वामी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन किया था: यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासे आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शिवराय कविभूषण ने जो तो कहा, तो उसके ऊपर अभी याद जब की गई थी, हमारे आभास जी याद कर रहे थे, तो मराठी में बाळ कोल्हटकर करके एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने एक शिवराय कविभूषण ये नाटक लिखा है। और जो शिवराय कविभूषण में जो उन्होंने एक के पीछे एक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर इतने सुंदर सुंदर काव्य किए थे कि वो नाटक कब 3 घंटे में समाप्त होता समझ में नहीं आता था। बहुत प्रतिभाशाली लेखन था। इसी साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतने ताकतवर और शक्तिमान थे कि उन्होंने उस समय मुगल सल्तनत के सामने एक बहुत बड़ा आह्वान खड़ा किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुत बार मराठों का इतिहास, तो मराठा ये जात है, पर ये कोई मराठ जाति का इतिहास नहीं है।
तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे हिंदू पथ पातशाही और हिंदवी स्वराज्य। और हिंदवी स्वराज्य का अर्थ ये होता था कि राष्ट्र के इतिहास, संस्कृति और विरासत से समर्पित भाव से एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक प्रेरणा देने वाला राज्य यानी हिंदवी स्वराज्य था। आज के प्रचलित भाषा में सेक्युलर, नॉन सेक्युलर, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य रहा कि ये पूरे इतिहास में जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो उन्होंने इस इतिहास को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर लिख कर रखा। ये अंग्रेज़ों की एक विशेषता थी कि आप जब यूके में प्रवास करोगे तो हर अंग्रेज इतिहासकार, लेखक, पत्रकार और कवि और नेता रोज़ डायरी लिखता था। और डायरी लिखने की आदत के कारण उन्होंने जो जो डायरियाँ लिखी वो उनका इतिहास हो गया। और हमारा दुर्भाग्य यह रहा है कि हमारे विश्व पराक्रम करने वाले राजाओं ने कभी डायरी नहीं लिखी और इसलिए स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे सच्चाई जो थी, सत्य जो था, उसमें विस्मृति में चला गया। 1680 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष किसी फैमिली को राज्य मिलना चाहिए इसके लिए नहीं था। वो संघर्ष था एक जीवन मूल्यों के लिए। वो संघर्ष था एक शाश्वत इतिहास, संस्कृति और विरासत के लिए। वो संघर्ष था राष्ट्र की अस्मिता के लिए। वो संघर्ष था राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए। और इसलिए हमारी सबकी प्रेरणा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। और आज तो हम ये मानते कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, पर छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सभी दृष्टि से आदर्श थे। अब बात यह आती है कि जो हिंदवी स्वराज्य की बात करते हैं तो आज के प्रचलित भाषा में सेक्युलर और नॉन सेक्युलर की चर्चा बहुत होती है। सेक्युलर शब्द का इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सेक्युलर शब्द का इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग है सर्वधर्म समभाव। और इसलिए मराठों का इतिहास जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था उसमें मुस्लिम भी योद्धा थे। सभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के मावले उनको कहते थे, वो सब थे। पर इतिहास में उसको एक मराठों का इतिहास से नाम पड़ा। आज की ब्राह्मण भाषा में बोलेंगे तो हिंदवी स्वराज्य, इसका जो राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रतीक जो होता है, जो स्पिरिट आता है, वो हिंदू राष्ट्र के पास आता है। और सेक्युलरवाद जो होता है उसका अर्थ सर्वधर्म समभाव है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में वो सेक्युलर शासक थे। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय, अत्याचार नहीं किया। उनके पूरे इतिहास में कोई मस्जिद तोड़ी है उन्होंने, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। पर स्त्री को माते समान मानना यह उनका सिद्धांत था। कल्याण के सूबेदार की जो बहू थी वो बहुत सुंदर थी। जब उनके पास उसको अर्पित किया गया तो उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ भी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। ये कहकर उसका सत्कार किया, साड़ी और सब सत्कार करके उसको घर पहुंचा कर दिया। इन्हें भारतीय सभ्यता, संस्कृति और प्रतीक, संस्कृति सभ्यता के अल्टीमेट प्रतीक, पूर्णांक के रूप में कोई थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। वो आदर्श पिता थे, आदर्श माता थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श शासक थे, आदर्श प्रशासक थे, आदर्श योद्धे थे। जितने जितने बाजू एब्सोल्यूट है, आदर्श है, उन सब के प्रतीक शिवाजी महाराज थे। और इसलिए भगवान के रूप में हम सब उनको मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब 1680 में मृत्यु हुई तब औरंगजेब को ये लगा कि अब तो ये मराठे शाही का अंत हो गया। ये जो हिंदू राष्ट्रवाद था, हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना थी, उसका एंड हो गया। क्योंकि उसके बाद 1689 में संभाजी ने 9 साल तक जो संघर्ष किया वो भी बेजोड़ है। बहुत बड़े योद्धा थे। मैं भी कह रहा था उदय जी को कि वसंत कानिटकर ये जो प्रसिद्ध लेखक थे, उनके 2 नाटक थे। एक इथे ओशाळना मृत्यू और दूसरा था रायगढ़ाला जेवा जागे थे। और ये जो नाटक है इसमें प्रभाकर पणशीकर जो थे वो औरंगजेब की भूमिका करते थे।
आपको मैं बता नहीं सकता कि ऐसा अभिनय मैंने कभी देखा नहीं, ऐसे माला जपते हुए। और वो औरंगजेब का व्यक्ति चित्रण उस नाटक में था। पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, और लड़ाई कुछ तत्वों के लिए थी, कुछ विचारों के लिए थी, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए थी, हिंदुत्व के लिए थी, हिंदू संस्कृति, इतिहास और विरासत के लिए थी। और हिंदू संस्कृति, इतिहास और विरासत जो है ये भारतीय संस्कृति करके उसका उल्लेख होता है, पर भारतीयत्व यही हिंदुत्व है और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। ये सावरकर जी ने बात जो रखी हुई है, यही हमारी सबसे बड़ी जीवन निष्ठा है और यही संस्कार हमको मिला है। पर जब हिंदुत्व की बात आती है तो लोग उसको जातिवादी और सांप्रदायिक रूप में उसको कहते हैं। मैंने पहले आपको कहा था कि राजा सेकुलर होना चाहिए, सरकार सेकुलर होनी चाहिए, यानी धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, जो आज का प्रचलित शब्द है। पर सेकुलर शब्द का अर्थ सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों के साथ समान न्याय होगा, ये सेकुलरवाद का सही अर्थ था। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। दुर्भाग्य ये हुआ कि सबके साथ समान न्याय के बजाय तुष्टीकरण की नीति जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आई, उसका नाम सेकुलरवाद हुआ। और इसलिए राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर ये जो 1689 में संभाजी महाराज का जब डेथ हो गई, तब ऐसा लगा कि अब सब समाप्त हो गया। पर संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव और एक से एक इतिहास की कहा यह है कि अभी मराठी में कुछ चित्रपट निकला, अभी संभाजी महाराज के जीवन पर चित्रपट निकला, ऐसा चला, एक एक विषय में बहुत ताकत है। तानाजी मालुसरे पर कितना अच्छा चित्रपट निकला है, क्योंकि वो इतिहास ही अभिमान का है। और इसलिए संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को ये लगा कि बस अब तो सब खत्म हो गया। पर ये 17 साल उसके बाद में जो इतिहास है, इसमें मैं तो इतिहासकार नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है कि जितना शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को अड़चन में नहीं लाया, ये 17 साल में शिवाजी महाराज ने जो विचार प्रज्वलित किया था, उसके आधार पर जो पीढ़ी हुई, उनने उसको बिल्कुल एक प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु इसमें हुई है। ये 17 साल के इतिहास में ऐसा कहा जाता था कि संताजी धनाजी से औरंगजेब इतना डरते थे कि पानी में देखते थे तो उनको संताजी धनाजी दिखते थे, ये बात कही जाती थी। और ये जो गनीमी कावा बोलते हैं, इसे आपको गोरिल्ला वार कहते हैं, तो ये गनीमी कावा ऐसा था, ये आपको तो पता है कि शाहिस्ते खान 2 लाख की फौज लेकर शनिवारवाड़े में था और शिवाजी महाराज 8-10 लोगों को लेके गए और वहाँ जाके उसके रूम में घुस के उसको उसकी उंगलियां कट गई, तो 2 लाख की फौज लेके वो भाग गया। तो 2 लाख के फौज से 8-10 लोग, और वो भी ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने बैलों के सिंगों पर ये मशाल लगा दी, तो उनको लगा कि ये शिवाजी महाराज इधर भाग रहे हैं, तो पूरे सैनिक 2 लाख उधर दौड़ गए, शिवाजी महाराज दूसरे रोड से निकल गए। तो ये संताजी धनाजी की ये विशेषता है कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद, संभाजी महाराज के बाद में भी औरंगजेब को इस प्रकार से वो तंग हो गए कि ऐसा इतिहास में लिखा गया है। हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार बमो पुरंदरे जी ने लिखा है, सेतु माधवराव पगड़ी करके इतिहासकार, उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब के मृत्यु के लिए कोई कारण है कि वो जो बोलते हैं ना कि मानसिक दृष्टि आदमी खत्म हो जाता है, वैसी स्थिति में आए और आखिर औरंगाबाद के नज़दीक वहाँ उनकी कब्र भी है, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। ये पराक्रम संताजी धनाजी और उस समय के मराठे में जो वीर थे उन्होंने किया। अब ये इतिहास जो था, ये कोई सल्तनत को मिलाने के लिए नहीं था, ये कोई जाति से रिलेटेड इतिहास नहीं था, ये कोई धर्म से रिलेटेड कोई इतिहास नहीं था। हिंदुत्व ये विषय जातीयवादी नहीं, सांप्रदायिक नहीं और संकुचित भी नहीं, ये एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है जो भारत के इतिहास, संस्कृति और विरासत से जुड़ा हुआ है। और उसके आधार पर ये जो गौरवशाली इतिहास है, ये आज हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण,
राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तो होगा ही। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में उनके साथ काम करने वाले ऐसे ऐसे लोग थे जो प्रचलित भाषा में उस समय बहुत ही नीचे स्तर की जाति से आए थे, पर शिवाजी महाराज का उनके ऊपर पुत्रवत प्रेम था और इसलिए वो इतने ताकतवान थे कि येसाजी कंग के बारे में बताते थे कि सिंह से भी लड़ने की उनकी ताकत थी, लड़े वो। और इसलिए ये जो इस प्रकार की पीढ़ी निर्माण हुई, ये समाज पूरा चार्ज हुआ। इसकी सबसे स्ट्रांग बैटरी कोई थी जिसका चार्जिंग अभी भी हमारे समाज में है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की सल्तनत। दुर्भाग्य से कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि जो अच्छे लोग होते, युग प्रवर्तक होते, उनका जल्दी मृत्यु होता। विवेकानंद जी बहुत जल्दी चले गए, शिवाजी महाराज बहुत जल्दी चले गए। अगर ये और कुछ दिनों तक रहते तो इतिहास अलग होता, पर फिर भी यह इतिहास राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। जो भूतकालीन इतिहास है उससे बहुत सीखना है। जात पंथ धर्म भाषा इसके ऊपर उठकर एक संघ एकात्म सांप्रदायिकता और जातिवाद से मुक्त और सर्वधर्म समभाव का सम्मान करने वाला राष्ट्रीय समाज और विश्व में एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना और जिस राष्ट्र को विश्वगुरु बनाना, ये हमारा संकल्प है। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बननी है, $5 ट्रिलियन की बनानी है। आर्थिक दृष्टि से तो यह करना ही है, पर आर्थिक दृष्टि से जो इतिहास, संस्कृति और विरासत है, जो पुरातन काल से मिला हुआ हमारे वेद पुराण हो, आयुर्वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, योग विज्ञान हो, जिसमें आज पूरे विश्व में आकर्षण है। गतकालीन कुछ इतिहास में जो परिस्थिति आई, इसको दबाने की कोशिश हुई, पर उस सच्चाई को उजागर करके पूरे विश्व तक उसको पहुंचाना है और इसकी ताकत बड़ी है। मैं कुछ दिन पहले आदरणीय श्री रविशंकर जी के पास गया था, तो उन्होंने मुझे एक फिल्म बताई। अमेरिका में व्हाइट हाउस के नज़दीक करीब 1.5-2 लाख लोगों का एकत्रीकरण हुआ था और उसमें भारतीय लोग नहीं लग रहे, दिख रहे थे, बहुत बड़े लोग, गोरे लोग दिख रहे थे, बाहर के विदेशी लोग थे और भगवान राम और प्रभु भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार कर रहे थे, भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा दिखा रहे थे। तब मुझे विश्वास हुआ कि हमारी विचारों में कितनी ताकत है। अभी योग दिन का 2 करोड़ लोगों ने योग का दिन साझा किया है, 2 करोड़। तो हमारी हर बात में बहुत ज़्यादा दम है, पर प्रश्न ये होता है कि ये जो विश्वास, ये जो स्वाभिमान जगाना है, तो उसका सबसे बड़ा प्रमुख हमारे लिए ये महत्व की बात है कि हमारे इतिहास को नए पीढ़ी के सामने जगाना चाहिए और ये जगाने के लिए इस इतिहास का संकलन करके सही इतिहास को लिखना चाहिए। आज कभी कभी हमारे उदय जी ने सावरकर जी के ऊपर बहुत लिखा और मैं तो क्या कह सकता हूँ आपको। मैंने एक बड़े व्यक्ति को कहा था जो सावरकर पर टीका करते थे, मेरे पर विश्वास रखो, अगर सावरकर जी बड़े नहीं तो कोई बड़ा हो नहीं सकता, इतना त्याग उसके था। और जब जब भी सावरकर जी के ऊपर ने कितना त्याग किया होगा तो आप समझ ही नहीं सकते। उस परिवार ने सब पूरा घरदार परिवार उद्ध्वस्त हो गया देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। इसका कारण मैं परिस्थिति को दोष नहीं देता, दोष इस बात के लिए है कि हमारे सत्य इतिहास को आने वाले पीढ़ी के सामने प्रभावी रूप से रखने में हमें कहीं ना कहीं हम कम पड़े हैं। और उस इतिहास का संकलन करके और फिर से एक बार हमारी सब प्रकार की जितनी मीडिया के माध्यम है, सोशल मीडिया है, दूरचित्रवाणी है, हमारी प्रिंट मीडिया है, हमारी किताबें हैं, इन सब के द्वारा हम इस इतिहास को नए पीढ़ी तक ले जाएंगे तो भविष्य का सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत का हम निर्माण कर सकेंगे। अगर हम ये नहीं लेके जाएंगे तो जिस प्रकार का राष्ट्र हम निर्माण करना चाहते हो नहीं निर्माण कर सकेंगे। और इसलिए मैं विशेष रूप से आभास वर्मा जी को धन्यवाद दूंगा
कि ये 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद और 1689 संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जब पूरे दुनिया को ऐसा लग रहा था कि ये शिवाजी महाराज ने जो एक संघर्ष शुरू किया है वो खत्म हुआ है, पर ये 17 साल में शिवाजी महाराज के सामने जितने ताकत से खड़ा नहीं हुआ, उससे कई गुना ताकत से मुगल सल्तनत को उन्होंने इतना खोखला कर दिया कि जिसका परिणाम ये इतिहासकार ने लिखा है कि उस धक्के से औरंगजेब का मृत्यु हो गया औरंगाबाद में। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इतिहास ये भविष्य के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, और इसलिए ये 17 साल के इतिहास के ऊपर ये इतिहास जो आभास वर्मा जी ने लिखा है, हमारे उदय जी ने उसकी प्रस्तावना भी लिखी है, ये इतिहास बहुत रोचक है और बहुत ही प्रेरणादायी है। और इसको इतिहास में इसका संकलन करके उसके सही पार्ट को भविष्य के पीढ़ी के सामने ठीक प्रकार से प्रेजेंट करना, ये कोशिश विशेष रूप से आभास जी ने की है। और मैं धन्यवाद दूंगा संक्रांत सानू जी को कि इन सब बातों के लिए इसमें कितना व्यावसायिक सफलता है मुझे पता नहीं है, शायद नहीं है। और जो आइडियलिस्टिक लोग होते हैं वो कभी व्यावसायिकता का विचार नहीं करते, क्योंकि उनकी निष्ठा विचारों के साथ होती है। आज हमारे देश में विचार भिन्नता समस्या नहीं है, विचार शून्यता हमारी समस्या है। हमको समाज को जगाना पड़ेगा, और हमारी जो जीवन मूल्य है, जो जीवन मूल्यों के आधार पर हमारे मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति और समाज की जीवन पद्धति है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और मूल्यों के आधार पर हमारे वीरों ने, हमारे क्रांतिकारकों ने, हमारी देशभक्तों ने हमारे देश और स्वाधीनता के लिए, एक प्रकार से हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के लिए जो त्याग, तपस्या और बलिदान का परिचय दिया है, वो जिसके पीछे जो भाव था, वो भाव जो है वो कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। वो समाप्त होगा तो सब कुछ समाप्त होगा। उस भाव को फिर से जगाने के लिए ये कोशिश की है। मैं आभास जी को भी धन्यवाद दूंगा और संक्रांत सानू जी को भी धन्यवाद दूंगा कि ये बीच के काल का ये 17 साल का इतिहास बहुत प्रभावी रूप से इस किताब में उन्होंने लिखा है। और एक कोशिश करनी चाहिए उदय जी, आजकल ये न्यूज़ जो सीरियल्स बनती है ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। आपको आप देखो, पीढ़ियाँ बदल रही है। अगर ये 100 साल पहले कार्यक्रम होता तो यहाँ सब धोती पहने हुए मिलते हैं। अब परिस्थिति बदल, जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। काला या तस्मै नमः। अब नए इसमें वो जो मैं केतकर जी को भी कहूँगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया में आपने दे दिया तो बहुत लोगों तक ये छोटी छोटी बातें पहुंच जाती। इसको कोई नए टेक्नोलॉजी में लेकर और इसको देना चाहिए। मैं ज़्यादा मीडिया से भी नहीं हूँ, पर मैं अनुभव करता हूँ, मेरे 25 करोड़ फॉलोअर सोशल मीडिया में, और यूट्यूब से मुझे 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना मिलता है। और हाँ, और जब मैं बोलता हूँ तो अमेरिका से फ़ोन आता है कि आपने ऐसा कहा, मुझे पता ही नहीं कि कितना स्ट्रांग है। तो अब थोड़ा सा विचार सही है, पर प्रेजेंटेशन का मामला थोड़ा सा, अब किताब पढ़ते नहीं लोग। अब छोटे छोटे इसमें जो सीरियल्स होती है वो बड़ी प्रभावी। चाणक्य की सीरियल आई थी, अपना त्रिवेदी जो थे उनके, चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी का। अब वो कितने लड़के बच्चे चाणक्य उसके पार्ट्स बार बार देखते हैं। हमारे रामानंद सागर जी के परिवार के लोग मुझे मिले केरल में, अपने वहाँ में गए, एम्स स्वामी जी थे उनके यहाँ मिले। वो कह रहे थे कि हम कितने अलग अलग हमारे धार्मिक इस पर कर रहे हैं। तो हमारी असली सही बात जो सत्य की है वो नए पीढ़ी को समझने वाली भाषा में प्रेजेंट करना, ये भी उतना ही आवश्यक है। नहीं तो फिर यह बात हम उनको समझा नहीं पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात की। और केतकर जी यहाँ है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा ऑर्गेनाइज़र, पांचजन्य, स्वदेश, तरुण भारत, इन सब लोगों ने अब इन भाषाओं को अलग अलग भाषा में सोशल मीडिया का उपयोग करके इसको फिर से नई पीढ़ी तक इतिहास को पहुंचाना चाहिए, ताकि फिर से एक बार नई पीढ़ी जगेंगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने जो लिथियम आयन बैटरी बहुत स्ट्रांग होती है,
पर शिवाजी महाराज की बैटरी ऐसी थी वो कभी डाउन ही नहीं होती है। वो विचार ऐसा है कि वो अमृत तुल्य विचार है और वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। हम सब की प्रेरणा वही है और इसलिए उस विचार को और पीढ़ियों पीढ़ियों तक ले जाने का काम होगा। और इस लेखक ने भी इस किताब में इस 17 साल के इतिहास की वही प्रेरणा दी है। मैं दोनों को, प्रकाशक और लेखक को, धन्यवाद भी देता हूँ और ये इस किताब का विमोचन हुआ ऐसा घोषित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गडकरी जी। हम आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं और आप अपना समय निकाल के इस इवेंट में आए, फंक्शन में आए और ये बहुत बड़ा योगदान है इस तरह के नैरेटिव को एक मेन स्ट्रीम स्पेस मिलना। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद गडकरी जी। एंड बिल्कुल ठीक है। इसके साथ मैं सभी सम्मानित अतिथियों भरत गुप्त जी, प्रफुल्ल केतकर जी, उदय महोरकर जी, आभास वर्मा जी और संक्रांत सानू जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बाहर से पुस्तक ले सकते हैं और हमारे ऑथर आभास वर्मा जी बुक साइनिंग के लिए अवेलेबल होंगे। और जिस तरह गडकरी जी ने बोला है कि आजकल लोग बुक्स पढ़ते नहीं हैं, सो यदि आप पुस्तक लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा उन ऑथर्स को इंस्पिरेशन के लिए। और प्लीज़ आप बाहर से पुस्तक ले सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।